गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के अर्थशास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण क्या है उस अवधारणा की चर्चा करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं उपयोगिता क्या है। वैसे तो साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता की पूर्ति या आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति या क्षमता है उससे लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु हानिकारक हो या लाभदायक। उपयोगित आवश्यकता पूर्ति की शक्ति के दो तात्पर्य होते हैं, एक है अनुमानित संतुष्टि और दूसरी है वास्तविक संतुष्टि। जो अनुमानित संतुष्टि इच्छा या इच्छा करना उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता का अर्थ इच्छा करने से लिया जाता है, न कि संतोषजनकता या वास्तविक संतुष्टि से। अर्थात जो उपयोगिता का अर्थ है वो लाभदायकता या नैतिक विचारों से संबंधित नहीं होता, और उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत तथा सापेक्षिक होती है। प्रोफेसर फ्रेजर ने कहा कि उपयोगिता यह केवल इच्छा करना है, अर्थात ये न तो लाभदायकता को और न तृप्ति को बताती है बल्कि केवल किसी वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता को बताती है। जो उपयोगिता है वो किसी वस्तु या सेवा की आंतरिक गुणों पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा और उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, और ये सापेक्षिक है, व्यक्ति, समय, स्थान आदि के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए इस मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिनिष्ठ गुण का कोई भी प्रत्यक्ष माप नहीं हो सकता। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने इसके मुख्यतः दो दृष्टिकोण बताए। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण। जब वस्तु की कीमत एक व्यक्ति जो है वो खरीदता है तो मुद्रा के रूप में उसकी कीमत चुकाता है, तो ये कीमत ही वस्तु की उपयोगिता का माप है। जैसे और क्योंकि जो व्यक्ति है वो उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु से उसे कितनी उपयोगिता मिलती है उससे अधिक वह उसको नहीं चुकाता है। तो जो वस्तु की कीमत, जैसे मान लीजिए यदि हमने 2 रुपया दी तो ये जो 2 रुपया है वही उस वस्तु की उपयोगिता है, और इसे ही उपयोगिता मापने का गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। पैरेटो, हिक्स, एलन जो अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक विचार है, सापेक्षिक है, इसे मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं है और न ही इसे संख्याओं के रूप में व्यक्त करना संभव है। इसलिए उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण की एक नई विधि निकाली, जिसके अनुसार उपयोगिताओं को केवल क्रमवाचक संख्याएं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की जाती है, और उसमें ये नहीं बताया जाता कि जो संतुष्टि है वो कितनी अधिक है। वो सिर्फ इतना बताया जाता है कि पहले से दूसरा अधिक संतुष्टिदायक है या दूसरे से तीसरा अधिक संतुष्टिदायक है। इस दृष्टिकोण को ही क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं और इसमें क्रम का बोध होता है। अब हम देखते हैं कि उपयोगिता के प्रकार क्या हैं। उसमें इसकी जो उपयोगिता है उसको हम दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके
स्वामित्व से प्राप्त होती है। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। वस्तु के उपभोग से उसकी प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, तो यदि उपभोग की गई अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए और उनका योग कर लिया जाए, तो ये जो योग होगा वो ही कुल उपयोगिता का द्योतक होगा। दूसरा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय है कि कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है किसी एक इकाई के जो एक कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। अर्थात ये उस दर को प्रकट करती है जिस दर पर वस्तु की स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। इसको हम इस सूत्र द्वारा भी ज्ञात करते हैं। कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन वस्तु की कुल मात्रा या उसकी इकाइयों में परिवर्तन। जो ये इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हम एक वस्तु की जो मात्रा बढ़ा रहे हैं, पहली मात्रा पर हमें वस्तु की उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो 10 है। दूसरी इकाई यदि हम उसका उपभोग करते हैं तो जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो 8 है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें कुल उपयोगिता 18 प्राप्त होगी। तीसरा, यदि इकाई का उपभोग किया जाता है तो हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो 5 के बराबर प्राप्त होती है। और जो कुल उपयोगिता है, जैसा हमने कहा कि जितनी इकाइयाँ हमने उपयोग की उन सब की सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ ले तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यदि हम 10, 8 और 5 को जोड़ लें तो हमें 3 इकाइयों से 23 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। चौथी इकाई का प्रयोग करने पर हमारी जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, वो 0 हो जाती है। तो हमारी कुल उपयोगिता में कोई भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात वो 3 इकाई पर भी 23 थी और चौथी इकाई पर भी 23 रहती है। यदि अब भी हम यदि किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उसकी इकाइयाँ काम में लेते हैं, तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाती है। तो हमारी जो कुल उपयोगिता है उसमें कमी हो जाती है, वो 23 की जगह 21 ही रह जाती है। यदि और भी वस्तु का प्रयोग किया तो जो हमारी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, वो और ऋणात्मक होती है और हमारी कुल उपयोगिता में और कमी होने लगती है, अर्थात वह 21 से 15 हो जाती है। ये जो प्रकृति है सीमांत उपयोगिता की, इसको और कुल उपयोगिता की, इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे इस रेखा चित्र में कि जो हमारी कुल उपयोगिता है वो 4 इकाई हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर धीरे धीरे घट रही, लेकिन धनात्मक है। तो जो हमारी कुल उपयोगिता है उसमें वृद्धि हो रही है, अर्थात जो वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की जाती है त्यों हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, पर जो वृद्धि की दर है वो इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान नहीं होती, क्योंकि जो इकाइयों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि से हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः घट रही है। अब हम देखें कि जब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है, अर्थात हमने देखा इस टेबल में कि हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम 4 इकाई पर अधिकतम 23 है, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है
वो शून्य हो जाती है। और जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, हम देख रहे हैं चौथी इकाई के बाद हमारी सीमांत उपयोगिता -2 और पाँचवीं इकाई पर और छठी इकाई पर हमारी सीमांत उपयोगिता -6 हो जाती है, अर्थात ऋणात्मक हो जाती है, तो हमारी कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने टेबल में देखा कि पहले वो 23 थी, 23 से अधिकतम 23 से वह 21 हो जाती है और 21 के बाद में वह 15 हो जाती है। इस प्रकार हमारी जो सीमा कुल उपयोगिता है वो घटने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी सीमांत उपयोगिता के जो हमने स्वरूप देखें कि प्रारंभ में वह धनात्मक होती है, घटती हुई होती लेकिन धनात्मक है, बाद में वो शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। तो जब तक हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से जो हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसके जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है, तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं वह है 10, 8 और 5, क्योंकि इसके कारण हमारी कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती गई है और प्रत्येक से अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। जब वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से न तो हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही न असंतुष्टि मिलती है, तो जो हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया उसके बावजूद भी हमारी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती, अर्थात जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो शून्य कही जाएगी। तो ये जो जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, अर्थात चौथी इकाई पर, तो यह हमारी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु अर्थात टी बिंदु जो है वो हमारी पूर्ण संतुष्टि की अवस्था है और यहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अब हम कुल इकाइयों जो वस्तु की अतिरिक्त इकाई है या जो उत्तरोत्तर उपभोग है उससे उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से जब उपभोक्ता की जो हमारी कुल उपयोगिता है उसमें कमी आती है तो हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसा कि हम टेबल में देखते हैं पाँचवीं और छठी इकाई पर हमारी सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक है। तो इस जो हमारी टेबल है और जो हमारा रेखा चित्र है इससे स्पष्ट है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि PM-Q ये जो हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र है इसका PM जो भाग है यहाँ पर उपयोगिता सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने से हमारी कुल उपयोगिता P से लेकर जो T बिंदु तक है वहाँ पर बढ़ता हुआ है। इसके बाद चौथी इकाई पर जो M बिंदु है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है T बिंदु पर वो सर्वाधिक है अर्थात वो 23 के बराबर है। उसके बाद जो ही सीमांत उपयोगिता हमारी पाँचवीं और छठी इकाइयों पर ऋणात्मक हो जाती है तो हमारा कुल उपयोगिता वक्र T से L की ओर जो गिरता है अर्थात जो M बिंदु से M से Q तक जो हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक वक्र है उसके कारण हमारी कुल उपयोगिता भी T बिंदु से धीरे धीरे गिरने लगती है, L बिंदु तक गिरती है, अर्थात जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो 23 से गिरकर 21 और 21 से गिरकर 15 ही रह जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी रेखा चित्र में जो देखा इससे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हम कुछ संबंध बता सकते हैं। पहला तो यह है कि जब हम वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि से हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन जो हमारी सीमांत उपयोगिता वो क्रमशः घटती जाती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती तो हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जैसा कि रेखा चित्र में T बिंदु पर हमें दिखाई देता है, ये हमारा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है अर्थात वह M बिंदु से Q बिंदु की ओर जा रही है तो जो ऋणात्मक वक्र है वहाँ उस स्थिति में हमारी कुल उपयोगिता भी कम होने लगती है। और जब
कुल उपयोगिता वक्र अपने उच्चतम बिंदु अर्थात टी बिंदु पर पहुंचता है तो सीमांत उपयोगिता शून्य अर्थात एम बिंदु पर होती है, अर्थात कुल उपयोगिता अधिकतम होने पर हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस प्रकार हम सीमांत का प्रयोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस धारणा का बहुत महत्व है। इससे संबंधित अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता की इस प्रवृत्ति के कारण जो नियम हमारा है सीमांत उपयोगिता रास नियम, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।